हाँ जी दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे सेशन नंबर 184 की। सबसे पहले तो आपको थोड़ा-सा जानकारी दे दूँ मैं अपने कोर्सेज़ के बारे में। तो आपको पता है कि ये कॉम्प्रिहेंशन बैच अभी रनिंग है, बहुत जल्द ये पूरा होने वाला है। इसके अतिरिक्त एक बैच ये आरएएस के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें 25th ऑफ नवंबर के बाद फीस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसलिए आप समय रहते ये कोर्स ले सकते हैं। आज की क्लास में हम पैसेज डिस्कस करेंगे, होमोनिम्स डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे इन एडिशन टू द आर्टिकल। तो 184th सेशन है और एक सेशन मैंने बिगिनर्स के लिए चलाया हुआ है, पता है आपको। नहीं देख रहे हों तो देखिए उन वीडियो को, वो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं। 5 बजे वाली क्लास थोड़ा समझ में नहीं आती है, तो आप पहले वो सेशन देख लीजिए, उसके बाद ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बारीकी से मैंने वो चीज़ें बताई हुई है। तो यहाँ हम ये पैसेज जो हैं पढ़ेंगे। एक बार पहले होमोनिम्स देख लेते हैं। होमोनिम्स में पहला आपको दे रखा है फेयर। तो फेयर शब्द के 2 मतलब हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक नाउन के रूप में। तो एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब है जस्ट, इम्पार्शियल मतलब न्यायपूर्ण हो, जो पक्षपात नहीं करता हो उसको बोलते हैं फेयर। द जज मेड अ फेयर डिसीजन, तो जज ने ऐसा निर्णय लिया जो कि बिल्कुल फेयर था, निष्पक्ष था। और एक होता है फेयर का मतलब एग्जीबिशन और मेला, मेला फेयर होता है, ठीक है? तो वी वेंट टू द बुक फेयर, हम पुस्तक मेले में गए। एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी आता है, वो भी नाउन ही होता है। गोरा रंग है तो फेयर कलर बोलते हैं ना, तो वो भी एक नाउन है। एक बाक है BARK, बाक का मतलब एक तो नाउन है तो पेड़ के नाउन के रूप में इसका पेड़ की छाल होती है। ये यहाँ पे नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, दोनों में देख लेते हैं इसको। नाउन और वर्ब दोनों के रूप में भौंकना भी होता है ना? तो साउंड अ डॉग मेक्स, जो कुत्ते का भौंकना है उसको हम बोलते हैं बाक। तो द डॉग्स बाक वाज़ लाउड, तो कुत्ते का जो भौंकना है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। और एक नाउन के रूप में होता है पेड़ की छाल, आउटर लेयर ऑफ अ ट्री, द ट्रीज़ बाक वाज़ रफ। ट्री का, पेड़ का जो छाल थी वो काफ़ी रफ थी, खुरदरी थी। एक है नेल, नेल एक तो नाखून को बोलते हैं, ठीक है? एक बोलते हैं कील को भी नेल ही बोलते हैं, सेम स्पेलिंग है। तो अ मेटल पिन, ही हैमर्ड अ नेल इंटो द वॉल, उसने दीवार में कील ठोकी। और फिंगर नेल, हर नेल ब्रोक व्हाइल वर्किंग, काम करते समय उसका नाखून टूट गया। वॉच, एक होती है घड़ी, एक होता है बहुत ही पैनी निगाहों से देखना। तो घड़ी के लिए ही बॉट अ न्यू वॉच, उसने एक नई घड़ी खरीदी। टू लुक केयरफुली, वॉच व्हाट यू आर डूइंग, जो तुम कर रहे हो उसको ध्यान से देखो, है ना? केयरफुली देखना। और एक है बेयर, इसका प्रोनाउंसिएशन बेयर है, बियर नहीं है। बेयर का मतलब एक तो सहन करना होता है, एक एनिमल होता है बेयर नाउन के रूप में, तो नाउन के रूप में तो इसका मतलब है भालू, और वर्ब के रूप में इसका मतलब है सहन करना। और उस अर्थ में जो सहन करने वाला अर्थ है, उस कंडीशन में बेयर के जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब की वो ये बनती है, बेयर, बोर, बोर्न, ये फॉर्म्स बनती है तीनों। सहन करना, इसका सिनोनिम होता है टॉलरेट। और एक इसका सिनोनिम होता है पुट अप विद, ये होते हैं सहन करना। ठीक, इससे आगे देखिए। फिक्स प्रपोजिशन, दे ऑब्जेक्टेड डैश द न्यू पॉलिसी, उन्होंने नई पॉलिसी का विरोध किया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? विरोध करना। क्या लगेगा? टू लगेगा, ऑब्जेक्ट में टू लगता है। ही मेड एन इम्पैक्ट डैश द ऑडियंस, उसने ऑडियंस पर प्रभाव डाला। एन इम्पैक्ट, एन क्या है? डिटर्मिनर। इम्पैक्ट क्या है? नाउन। ठीक है? तो इम्पैक्ट अगर नाउन हो, इफेक्ट अगर नाउन हो, तो इसमें ओन लगता है। क्या बोला मैंने? इम्पैक्ट के साथ और इफेक्ट के साथ। अगर ये दोनों ही नाउन फॉर्म में हैं, तो इनके साथ हमें क्या प्रीपोजिशन लगाना है? ऑन। वर्ब हो तो कुछ नहीं लगता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो उसने बहुत एक प्रभाव डाला ऑडियंस पर। दिस हैज़ नो रेलेवेंस, रेलेवेंस में टू लगता है। रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, संबद्धता, पर्टिनेंस। क्या मतलब है? पर्टिनेंस। पर्टिनेंस मतलब संबद्धता, मतलब थोड़ा-सा दोनों में कॉमनैलिटी होनी चाहिए, दोनों में कुछ चीज़ सामान्य होनी चाहिए, कुछ थोड़ा संबंध होना चाहिए। तो इसका कोई लेना-देना नहीं है हमारे टॉपिक से। देयर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट में इन, इन्वॉल्व इंक्लूड में भी इन लगता है, इन्वॉल्वमेंट में भी इन लगता है, नाउन है ये। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? केस में उसकी पुष्टि हो गई है, कन्फर्म्ड है। ही हैज़ एन एडिक्शन, एडिक्शन में टू लगता है, ठीक? एडिक्शन का मतलब लत होना, तो उसका एडिक्शन है जंक फूड को लेकर, बर्गर, पिज़्ज़ा सारे दिन यही चलता है।
तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं, टू लगेगा। अब जो अपने पैसेज वाले क्वेश्चन हैं, एक बार पढ़ लो उसको। एक तो टोन बताना है, तो ये तो पूरा पढ़ के ही पता लगेगा। एक बताना है कि ग्लेयरिंग शब्द का मतलब क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। बाकी ग्लेयरिंग का मतलब स्पष्ट होता है, आपने पहले मेरे साथ डिस्कस किया है एडिटोरियल्स में। थर्ड पूछा है व्हाट इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन, इनफेरेंस सॉरी, कौन सा निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ रिलीजिंग द फाइनल रूल्स ऑन द डे ऑफ द बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स। बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उस दिन अगर आप फाइनल रूल्स तय कर रहे हो, ठीक है, जो भी रिलीज कर रहे हो, फाइनल रूल्स को रिलीज कर रहे हो, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। बिहार में जो रिजल्ट आया उसी दिन आप रूल्स को फाइनलाइज कर रहे हो, उससे निष्कर्ष क्या निकलता है देखेंगे। ठीक है। एक आपसे पूछा इसमें, व्हाट इज द सेंट्रल क्रिटिसिज्म द एडिटोरियल मेक्स अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। ये जो एक रूल है ना 2025 वाला, उसके बारे में क्या यहाँ पे आलोचना हुई है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द न्यू रूल्स ऑन द आरटीआई एक्ट। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं देखो इम्पैक्ट आ गया सर, ओव आ गया। आपने अभी कहा था कि ऑन आएगा, ओव कैसे आ रहा है। तो मेरे भाई ये इम्पैक्ट के साथ देखो ऑन ये रहा, है ना। प्रभाव किस पर पड़ रहा है उसके लिए ऑन लगेगा, प्रभाव है किस चीज का उसके लिए ओव लगा है। तो क्या तत्कालिक प्रभाव है नए रूल्स का आरटीआई एक्ट पर। आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई अधिनियम है, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, ये बताना है। अब आइए एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एडिटोरियल किस बारे में है, तो एडिटोरियल किस बारे में है। द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 फेल टू फिक्स द मेजर वीकनेसेस ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि कैसे जो ये एक रूल्स हैं 2025 वाले, ये रूल्स कैसे असफल रहते हैं फिक्स करने में। फिक्स का मतलब है करेक्ट करना, फिक्स का मतलब है करेक्ट करना, या इसे आप कहिए रेक्टिफाई करना, ठीक करना, रिपेयर करना, ठीक है। मेजर वीकनेसेस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 वाले जो ये एक्ट था, उसके कुछ खामियां थी, मुख्य खामियां थी। ये उनको दूर क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में। तो 2025 वाले जो हैं रूल्स, वो 23 वाले रूल्स में जो खामियां थी उसको दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये बात हम डिस्कस करेंगे। तो टाइटल है साहब टू लिटिल मच लाइटर। प्रोनाउंसिएशन को भी थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। टू लिटिल मच लाइटर। टू लिटिल का मतलब है बहुत कम। लिटिल जो है ना, वो यहाँ किस रूप में है। लिटिल के बाद अगर नाउन लगाते हो आप, तो जनरली ये यूज किया जाता है किस रूप में, डिटर्मिनर के रूप में। लेकिन लिटिल के बाद नाउन तो है नहीं, तो ये यहाँ प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। और टू लिटिल, टू यहाँ पे वैसे तो एडवर्ब होता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा कि नाउन प्रोनाउन के साथ आए तो एडजेक्टिव बन जाता है। टू लिटिल का मतलब है बहुत कम। कम तो है ही, लेकिन बहुत कम। मच लाइटर। लाइटर मतलब समय में बाद के लिए आता है। कहानी ये बनती है लेट, लाइटर, लेटेस्ट, ठीक है। और एक डिग्री बनती है लेट, लेटर, लास्ट। थोड़ा सा फर्क है इनमें। ये ऊपर वाला लेट, लाइटर, लेटेस्ट है, इस ये समय के लिए आता है, और ये सीक्वेंस के लिए आता है, क्रम बताने के लिए आता है, ठीक है। तो ये लाइटर जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है इस लेट की, और समय बताने के लिए यूज किया गया है, तो काफी लेट हो गया है। ये लेट, देरी होना वो है। और एक बात याद रखना कि वेरी के साथ डिग्री आती है पॉजिटिव, या फिर मैं यूं कहूं कि पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आएगा, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो टू लिटिल मच लाइटर काफी कम है, लेकिन बहुत देरी से हुआ है। ऑन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 किस बारे में है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 जो हैं उसके बारे में। आगे देखिए, कह रहा है द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। ये जो रूल्स हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, येलो कलर में है जो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है इसकी। अंडरमाइन करते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना। अंडरमाइन का मतलब क्या है, कमजोर करना।
वीकन या इरोड। इंटरसीडिंग का मतलब है बीच वाला टाइम, बीच वाला। इंटरवीनिंग, इन बिटवीन, एडजेक्टिव है ये। अंडरमाइन यहां पे वर्ब। फ्लॉटेड, फ्लॉटेड का मतलब है प्रस्तावित। वैसे तो वर्ब होती है और वर्ब को इसने एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज किया कर रखा है। प्रस्तावित कह सकते हो, या जिसको प्रस्ताव रखना, सामने रखना, इंट्रोड्यूस करना, प्रस्ताव है ना, ये मतलब। कॉन्टोर का मतलब है अ, संरचना, रूप, प्रारूप, है ना, प्रारूप कह दीजिए। अब देखो, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स अंडरमाइन, ये जो रूल्स हैं 2025 वाले, ये कमजोर करते हैं। रूल्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस और ईएस नहीं जोड़ा। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर बन जाती है। यहाँ एस और ईएस जोड़ा नहीं गया है, तो ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो ये रूल्स कमजोर करते हैं किसको? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार को। सूचना के अधिकार को ये कमजोर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अब। ओवर 8 years हैव पास्ड, ओवर का मतलब यहां पे है मोर देन, प्रेपोजिशन ही है, इसका मतलब मोर देन है। अच्छा, ओवर की दो ही कैटेगरी हो सकती है जनरली, जनरली बता रहा हूं, कि एक तो एडवर्ब और एक प्रेपोजिशन। अगर आगे नाउन दे रखा हो तो प्रेपोजिशन ये होता है, अगर आगे नाउन नहीं दे रखा हो तो ये एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो 8 years से ज्यादा, है ना, 8 सालों से ज्यादा समय बीत गया है। हैव पास्ड, गुजर चुके हैं। अब ये 8 years के लिए हैव पास्ड वर्ब दे रखी है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। तो 8 सालों से अधिक समय बीत गया है। सिंस, कब से? जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड की थी प्रीवेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है। ठीक है, ये होल्ड की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकेंड फॉर्म होती है हेल्ड, थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, प्रीवेसी या प्राइवेसी जो भी आप बोलते हैं, निजता जो है, टू बी ए फंडामेंटल राइट, इसको कहा था कि ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें राइट नाउन है, फंडामेंटल एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। ठीक है, तो इसको जब ये बना दिया था, उस समय से लेकर इतना समय बीत गया है। अब मैं एक तो यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं, ध्यान रखो इस बात को। सिंस यहाँ पे कंजंक्शन है, कंजंक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है हेल्ड। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, एक दो शब्द ही आगे होते, इसका ऑब्जेक्ट होता, तो मैं इसको बोलता प्रेपोजिशन। सिंस जब कंजंक्शन के रूप में आए और दो क्लोजेस को जोड़ना हो आपको, तो याद रखें कि इससे पहले वाला क्लोज है वो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में जुड़ेगा, और दूसरा जो राइट हैंड साइड वाला क्लोज है या उसके बाद वाला क्लोज है वो सेकंड फॉर्म में जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सिंस कंजंक्शन के रूप में दे रखा है और दो क्लोजेस को कनेक्ट करना है, तो लेफ्ट क्लोज में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, राइट क्लोज में सेकंड फॉर्म जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 साल से ज्यादा समय बीत गया है, कब से? जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने होल्ड किया है प्रिवेसी को, निजता को, कि ये एक फंडामेंटल राइट है, टू बी, होल्ड प्रिवेसी, टू बी मतलब बनना, अ फंडामेंटल राइट मतलब इसको, निजता को मौलिक अधिकार के रूप में बनाना तय किया है, इसको इस रूप में होल्ड किया है। उस समय को 8 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। इन द इंटरसीडिंग ईयर्स, इन प्रपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, इंटरसीजिंग एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। एक अपना चैनल है आशीष क्लासेस के अलावा इंग्लिश मास्टर, वहां पे आरएएस के बच्चों की क्लासेस चल रही हैं। वहां फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना मैं सिखा रहा हूं, तो वो क्लासेस देखें। आप यहाँ पे एग्जैक्टली पता लगा लोगे कि कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है और क्यों बता रहा हूं मैं ऐसा। ईयर्स है वो नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव दे दिया इंटरसीडिंग, बीच के। तो 8 साल का समय लग गया। अब 8 साल का जो समय लगा, इस बीच हुआ क्या? तो इन बीच वाले वर्षों में 3 सेपरेट ड्राफ्ट्स, तीन अलग अलग ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब है प्रपोजल्स, जो प्रस्ताव थे, जो रफ बिल थे, जो बने नहीं थे, है ना, तो तीन अलग अलग प्रस्ताव फॉर अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, किसके लिए? डेटा संरक्षण कानून के लिए, हैव बीन फ्लॉटेड, इनको क्या किया गया? ड्राफ्ट्स की वर्ब है हैव बीन फ्लॉटेड, और पैसिव दिख रहा है आपको, बीन के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। इनको प्रस्ताव रखा गया, इनको प्रपोज किया गया, इनको पुट फॉरवर्ड किया गया विद लिटिल विजिबिलिटी,
याद रखें, लिटिल और फ्यू से पहले कुछ भी नहीं लगता है, ना ए और ना द। ये बताया हुआ है मैंने पहले वाले सेशंस में भी। लिटिल और फ्यू से पहले कुछ भी नहीं लगता है तो इसका मतलब होता है नो। लिटिल या फ्यू से पहले कुछ भी नहीं आता है तो क्या लिखना है इसको? नो लिखना है। ठीक है। नथिंग भी होता है खैर, अगर आगे नाउन नहीं हो, लेकिन फिलहाल एक बार नो याद रखो आप। विद लिटिल विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब यहाँ पे है क्लैरिटी। विजिबिलिटी का मतलब है क्लैरिटी, या इसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, स्पष्टता। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इनटू हाउ द फाइनल कॉन्टोर्स ऑफ द एक्ट टुक शेप, किस चीज में? कि कैसे अंतिम रूपरेखा, है ना, द डिटर्मिनर फाइनल एडजेक्टिव कॉन्टोर्स नाउन, कि कैसे अंतिम रूपरेखा किसकी? एक्ट की, अधिनियम की। अधिनियम कौन सा है? डेटा प्रोटेक्शन बिल वाले की बात कर रहा है, इसलिए निश्चित हो गया तो दे लग गया। ये एक्ट के पहले दे नहीं है, ये तो एक्ट शब्द जो है उसकी बात कर रहा है, निश्चित हो गया तब लगाया है। एक्ट का नाम होता तो हम दे लगाते हैं। ठीक है। टुक शेप ये सेकंड फॉर्म है, कि कैसे ये चीजें अंतिम रूप में आई, कैसे इसने अंतिम रूप लिया, ये ऑब्जेक्ट है। टेक का, टेक से पूछोगे ना व्हाट, तो व्हाट का आंसर आएगा शेप, तो ये ऑब्जेक्ट है इसका। समझो फिर से। 8 साल से ज्यादा समय बीत गया है जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रिवेसी को निजता का अधिकार माना। इन बीच वाले वर्षों में, इन 8 सालों के दौरान, तीन अलग अलग, सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट एडजेक्टिव है, तीन अलग अलग ड्राफ्ट, तीन अलग अलग प्रपोजल्स, किसके? डेटा प्रोटेक्शन लॉ के, उनको क्या किया गया? उनको प्रस्तुत किया गया। इसमें लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई क्लैरिटी नहीं बनी कि कैसे अंतिम रूप जो है इस एक्ट के उन्होंने रूप लिया, कैसे अंतिम रूप, प्रारूप इसका सामने आया। उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई स्पष्टता नहीं है। ये कहानी है फर्स्ट स्लाइड की, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप खुद पढ़ लीजिए। देखो, द 2023 लॉ अचीव्ड सिंप्लीफिकेशन, 2023 वाला जो कानून था, ये सब्जेक्ट हो गया। अचीव्ड सेकंड फॉर्म, वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। सिंप्लीफिकेशन, क्या अचीव किया? सिंप्लीफिकेशन, ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर है। किसका सिंप्लीफिकेशन? 2018 वाला जो ड्राफ्ट था, जो प्रस्ताव था, ड्राफ्ट का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, जो बीच एकदम रफ है, जो मसौदा मात्र है, जो पूरा फाइनल रूप में नहीं आया है, उसको बोलता है ड्राफ्ट। 2023 का जो कानून है, उसने 2018 वाले ड्राफ्ट को का सिंप्लीफिकेशन अचीव किया। इसका मतलब सरलीकरण प्राप्त किया, विद सम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस फॉर यूजर डेटा बेक्ड इनटू लॉ। इसमें साथ में एक बात और हुई, विद लगाने का मतलब समझ जाओ कि एक काम तो ये हुआ और साथ में एक काम ये हुआ, इसको ऐसे मान लो एंड एक बात और हुई। क्या हुई बताइए? तो ये बता रहा है सम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस, कि कुछ महत्वपूर्ण जो संरक्षण है, किसके लिए? यूजर डेटा के लिए, है ना। प्रयोक्ता जो होते हैं, यूज करने वाले जो होते हैं डेटा को, उनके लिए बेक्ड इनटू लॉ, उनको कानून के अंदर मिला दिया गया। यहाँ पे लॉ की जगह पे द लॉ आना चाहिए, क्योंकि ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे द लॉ आना चाहिए। बेक्ड इनटू, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट है, इसको शामिल किया। तो देखो, बेक इनटू का मतलब होता है शामिल करना। वाइड बर्थ का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। एनेमिक का मतलब होता है कमजोर। क्रुएली का मतलब है सख्त रूप से, सख्त रूप से। सेटबैक का मतलब है रोकना, रुकावट डालना, देरी करना, ये मतलब है। तो कह रहा 2023 के कानून ने सरलीकरण प्राप्त किया, सरल रूप प्राप्त किया। 2018 वाला जो एक ब्लूप्रिंट था, वे 2018 में रफ कॉपी में लिख के दिया कि ये प्रस्ताव है। 2023 में फाइनल रूप आ गया, तो 2018 में जो कुछ भी था ना, कॉम्प्लिकेशंस थे, जटिलताएं थी, उनको उसने सरल रूप प्राप्त किया। और साथ में एक काम और किया, कि कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोटेक्शंस थे यूजर डेटा के लिए, उनको शामिल किया गया इस कानून में। तो द लॉ आना चाहिए, बताया मैंने आपको, क्योंकि 2023 के कानून की बात कर रहा है। बट दिस वॉज एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग अ वाइड बर्थ फॉर गवर्नमेंट, लेकिन ये इस कीमत पर हुआ। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब इस कीमत पर, इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ी इनको। बट कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। लेकिन ये जो चीज हुई, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, मैंने आपको बिगिनर्स वाले सेशन में बताया था कि याद रखें कि जब आप दिस दैट दीज दोज के बाद में कुछ नहीं लगाते हो तो ये प्रोनाउन कहलाता है, कुछ लगाते हो नाउन तो ये एडजेक्टिव कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कैटेगरी इसकी है। लेकिन ये जो था, ये इस कीमत पर आया। किस कीमत पर आया? ओ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा, तो ये आईएनजी लग रहा है, कि इसने बहुत बड़ा एक क्या दिया? वाइड बर्थ दिया या आजादी दी। किसको? सरकार
सरकारी संस्थाओं को, किस लिए? कि आप इंडियंस के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। पुटिंग इन प्लेस, ये पुटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि दो काम जब साथ में हो, जब फ्लो फ्लो में कुछ चीज चल रही हो, बीच में आईएनजी दे दिया जाए, या फिर दो सिमल्टेनियस एक्शंस हो, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कहेंगे। क्या करते हुए? पुट इन प्लेस। पुट इन प्लेस का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। तो स्थापित करते हुए किसको? एन एनामिक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। एक कमजोर एडजेक्टिव है ये, एनामिक एन डिटर्मिनर है, एक कमजोर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापित करते हुए। एंड क्रूअली अमेंडिंग, क्रूअली एडवर्ब है, और क्या करते हुए? और संशोधन करते हुए। अमेंड का मतलब है चेंज या ऑल्टर, है ना? बहुत सख्त रूप से बदलते हुए। किसको? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई को। आरटीआई 2005 वाला जो है, एक्ट के पहले दय लगता है, तो ये देखो दय लग रहा है, नाम है ये एक्ट का, इसलिए। सेटिंग बैक, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रुकावट डालते हुए। मेजर एडवांसेस, किसमें? मुख्य जो डेवलपमेंट है, मुख्य जो प्रोग्रेस है उसमें। इन ट्रांसपेरेंसी, और प्रोग्रेस किसमें हुई थी? स्पष्टता में, पारदर्शिता में। अचीव्ड ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, वो पारदर्शिता, वो क्लैरिटी जो अचीव की गई। ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, इसको ऐसे पढ़िए, ट्रांसपेरेंसी विच वॉज अचीव्ड। तो विच और वॉच को इसने हटा रखा है, ठीक है, इसको इसने यूज नहीं किया, इसलिए इसको रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी जिसको अचीव किया गया ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, इस ओवर का मतलब है ड्यूरिंग, पिछले 2 दशकों के दौरान। इस, ये तो दय लगा रखा है, तो इसको ऐसे पढ़ो, अंतिम 2 दशकों के दौरान। अगर दय लगा रखा हो लास्ट से पहले, तो इसका मतलब होता है अंतिम। दय लास्ट हो, तो इसका मतलब है अंतिम। और केवल लास्ट हो, तो इसका मतलब होता है प्रीवियस। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क याद रखें। फिर बता रहा हूं कहां से, यहां से देखिए। लेकिन ये कुछ जो कुछ भी हुआ, वो इस कीमत पर हुआ कि यहां सरकारी संस्थाओं को आजादी दी गई भारतीयों के डेटा को हैंडल करने की। क्या करते हुए? डीपीबीआई, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, इस कमजोर बोर्ड को स्थापित करते हुए, और बहुत सख्ती से, बहुत ही निर्दयता से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में संशोधन करते हुए। और साथ में इन चीजों से हुआ क्या? इन चीजों से जो मुख्य प्रगति हो रही थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो पिछले 2 दशकों के दौरान या अंतिम 2 दशकों में प्राप्त की गई थी, उनमें उनको डिले करते हुए, उनमें रुकावट डालते। बात क्लियर है क्या? आगे चला जाए, पढ़ लीजिए इसको एक बार। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, ये जो रूल्स हैं 2025 वाले, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन से रूल्स? जिनको अधिसूचित किया गया। नोटिफाई का मतलब होता है अनाउंस करना, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसूचित करना, अधिसूचित करना, ठीक है। जिनको अधिसूचित किया गया नवंबर 14, 2025 को। ऑन आ रहा है क्योंकि पर्टिकुलर डेट है 14 नवंबर, ठीक है, इसी की बात कर रहा है, 2-3 दिन पहले की। डू लिटिल, अब ये डू इसकी वर्ब है। अब इस लिटिल के पहले में नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो इसको पढ़ो नथिंग। क्यों? क्योंकि लिटिल से पहले ना ए है और ना द है। लिटिल से पहले, फ्यू से पहले ना ए हो ना द हो, तो इसका मतलब नो है, नेगेटिव मीनिंग देगा। अगर आगे नाउन हो तो इसको पढ़ेंगे नो, नाउन नहीं हो तो इसको पढ़ेंगे नथिंग। तो ये जो रूल्स हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, किस लिए? रिपेयर करने पे, मतलब फिक्स करना, ठीक करना, करेक्ट करना। ठीक करने के लिए किसको? ग्लेयरिंग गैप्स को। ग्लेयरिंग गैप्स का मतलब है स्पष्ट गैप, ग्लेयरिंग का मतलब होता है स्पष्ट, ग्लेयरिंग का मतलब है स्पष्ट। प्रैक्टिकली का मतलब है लगभग। डाइल्यूशन का मतलब है कमजोर करने की प्रक्रिया, कमजोर करने की प्रक्रिया, ये होता है डाइल्यूशन, डाइल्यूट का प्रोसेस है ये। और स्लाइस ऑफ द पाई का मतलब है बहुत छोटा या छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा। स्लाइस ऑफ द पाई, छोटा हिस्सा, पोर्शन, शेयर या स्मॉल पार्ट। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 जो है, जो कि अधिसूचित किया गया, इसका अनाउंसमेंट किया गया 14 नवंबर 2025 को। ये कुछ भी नहीं करता है, किस लिए? जो स्पष्ट, स्पष्ट रूप से दिख रहे, ग्लेरिंग एडजेक्टिव है, स्पष्ट रूप से दिख रही जो खामियां हैं, गैप्स हैं, है ना, एंड डैमेज, और जो नुकसान पहुंचा है फ्रॉम द पेरेंट एक्ट। पेरेंट मतलब 2023 वाला एक्ट, पेरेंट मतलब मूल एक्ट मान लो, इसको मैं ओरिजिनल एक्ट बोलूंगा, ओरिजिनल एक्ट, ठीक है। क्यों बोला मैंने इसको ऐसे?
क्योंकि पेरेंट का मतलब क्या है, पेरेंट से ही संतति मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये पेरेंट उन्हीं से उत्पन्न हुआ हुआ। तो ये उत्पन्न किससे हुआ था? 2023 वाले एक्ट से, या फिर ड्राफ्ट बिल जो था 2018 वाला, है ना, उससे इसको फाइनल रूप दिया गया। तो ये ओरिजिनल एक्ट है इसका मतलब। तो जो नुकसान हुआ है ओरिजिनल एक्ट से, मूल एक्ट से, मूल अधिनियम से, उसको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं है इसमें। बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये जो रूल्स हैं 2025 वाले, ये कुछ भी नहीं करते हैं। जो भी पिछला जो मूल एक्ट है उसमें जो भी क्षति पहुंची थी उससे, या फिर स्पष्ट वहां पे जो खामियां हैं उनको ठीक करने का इसमें कोई प्रयास नहीं किया गया है। और इस रूल्स को अधिसूचित किया गया 14 नवंबर 2025 को। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में। दे ये सब्जेक्ट है, किसके लिए आ रहा है? इन रूल्स के लिए आ रहा है। ये जो रूल्स है डिले करते हैं, ठीक है, वर्ब आ गई। क्या डिले करते हैं? द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है इन्फोर्समेंट, मतलब लागू करने का प्रोसेस, लागू करने की प्रक्रिया, इन्फोर्समेंट, ठीक है, इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस। एप्लीकेशन भी कह सकते हो, अप्लाई करने की प्रक्रिया, एप्लीकेशन। तो कह रहा है कि वास्तव में तो ये है, इनफैक्ट एक फ्रेज है ना, इसका मतलब है वास्तव में ये जो रूल्स हैं वो देरी करते हैं किस में? प्रैक्टिकली ऑल की प्रोटेक्शंस टू 2027। की का मतलब है यहां पे वाइटल या इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण संरक्षण हैं, प्रोटेक्शंस हैं, है ना, लगभग, लगभग है, प्रैक्टिकली दे रखा है, ये एडवर्ब है। तो लगभग जो भी सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रोटेक्शंस हैं उनको डिले करने का ये काम करते हैं, 2027 तक डिले करते हैं। वाइल इंप्लीमेंटिंग, याद रखें, वाइल के बाद में जब भी कोई वर्ब लगाओगे आप ठीक बाद में तो हमेशा आईएनजी आएगा, है ना। इंप्लीमेंट करते हुए द डाइल्यूशन ऑफ द आरटीआई एक्ट इमीडिएटली। जो आरटीआई एक्ट की कमजोरियां हैं, आरटीआई एक्ट का जो डाइल्यूशन है, उसका जो कमजोर होने का प्रोसेस है, उसको तुरंत इन्होंने लागू कर दिया। इनको इन्होंने लागू किया है, 2027 तक डिले कर दिया। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो पीआईओ हैं, है ना, जो लोक सूचना अधिकारी हैं, ये सब्जेक्ट है। आर नाउ ऑथोराइज्ड, ये वर्ब है, नाउ एडवर्ब है, ठीक है, और ऑथोराइज्ड है वो एडजेक्टिव है। अब ये अधिकृत हैं, इनको अधिकार है क्या करने का? डिक्लाइन करने का। डिक्लाइन का मतलब है रिफ्यूज करने का, इनकार करने का। किससे? एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि कोई भी निजी सूचना के लिए ये इनकार कर सकते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा। किसके अलावा? इसको आप कह सकते हो बारिंग, इसके अलावा। किसके अलावा? व्हाट इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड, जो पहले से ही जरूरी है। टू बी पब्लिश्ड बाई अदर लॉज, है ना। किसकी रिक्वायरमेंट है? कि इनको अदर लॉज के द्वारा, अन्य कानूनों के द्वारा पब्लिश किया जाना है ना। पहले से ही ऐसी रिक्वायरमेंट है, उनको छोड़कर। एन ओल्ड टू थिन, ओल्ड टू थिन, थिन मतलब दुबला पतला होता है, टू लग गया तो ये इसको इंटेंसिफाई करेगा कि बहुत ज्यादा। और ऑल मतलब सबका जितना भी भाग है पूरा का पूरा, इसका मतलब है वेरी, ऐसा मान लो, एक्सट्रीमली या वेरी, बहुत। और बहुत क्या? छोटा, स्लाइस ऑफ द पाई, छोटा हिस्सा। फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए। सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, वो नागरिक जो कि डिमांड कर रहे हैं। सीकिंग का मतलब डिमांड करना, ट्राई करना, चाहना। डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जो जवाबदेही की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए बहुत छोटा हिस्सा है ये। फिर समझो, इनफैक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये जो रूल्स हैं 2025 वाले, ये डिले करते हैं किसको? इम्प्लीमेंटेशन को। इम्प्लीमेंटेशन किसका? लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रोटेक्शंस का। और कहां तक डिले करते हैं? 2027 तक। जबकि इन चीजों को तुरंत लागू करते हैं किसको? आरटीआई एक्ट का जो डाइल्यूशन है उसको ये तुरंत लागू करते हैं। जो भी इसमें कमजोरियां हैं, जो इसमें खामियां, उनको तुरंत लागू करते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं वो अब अधिकृत हैं कि वो किसी भी पर्सनल सूचना से इनकार कर सकते हैं, केवल इसको छोड़कर, कि जो बाकी लॉज हैं, अन्य जो कानून हैं, उनके द्वारा पब्लिश करने की जिनकी रिक्वायरमेंट है पहले से, उनको छोड़कर। तो ये बहुत छोटा हिस्सा है उन नागरिकों के लिए जो कि अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। बहुत छोटी चीज इनको प्राप्त हुई है। इसीलिए कहा था ना कि टू लिटिल, बहुत थोड़ी चीज प्राप्त हुई है। ये पढ़ लो एक बार। दिस इज आफ्टर द गवर्नमेंट ड्रैग्ड आउट। तो दिस की वर्ब है इज। आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब है, याद रखा करो।
ये सब्जेक्ट वर्ब जो भी होता है ना वो कंजंक मतलब अगर आगे हो तो कंजंक्शन की भूमिका में होता है। ड्रैग आउट का मतलब है लंबित करना, ऐसा मान लो, घसीटना। वैसे तो घसीटना है, घसीटना मतलब समय घसीटना, लंबित करना, लंबित करना। और इन द हीट ऑफ द डे का मतलब है व्यस्त समय, जब बहुत ज्यादा एक्टिविटी चल रही हो उस समय। एक प्रश्न का आंसर आएगा यहाँ पे जो था ना कि इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन इन्होंने ऐसा किया। तो ये कब हुआ? जब गवर्नमेंट ने घसीटा 3 मंथ कंसल्टेशन पीरियड, 3 महीने की चर्चा वाला जो समय था, किसके लिए? ड्राफ्ट रूल्स, मतलब ब्लू प्रिंट रूल्स के लिए, शुरुआती जो कच्चे रूल्स बनाने के लिए, विच वर ऑलरेडी डिलेड। वो रूल्स, ये रिलेटिव प्रोनाउन इन रूल्स के लिए आ रहा है, जो पहले से ही, ऑलरेडी एडवर्ब है, जो पहले से ही लंबित थे, ये एडजेक्टिव है, ये लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे, जो पहले से ही डिले हो गए थे, डिलेड थे, ठीक है, या जिनको पहले से लंबित किया गया था, ऐसा मानोगे पैसिव तो इसको आप वर्ब मान लो। फिर ये पैसिव वॉइस मान लो, फिर आप इसको, ये लिंकिंग वर्ब मत मानो, इसको हेल्पिंग वर्ब मान लो, और ये मैन वर्ब मान लो, जिनको पहले से डिले किया गया था। एंड लॉन्च द फाइनल फॉर्म इन द हीट ऑफ द डे, और अंतिम रूप इन्होंने लॉन्च किया कब? जब बिहार असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स का जो व्यस्ततम दिन था, उस दिन जब ये रिजल्ट्स अनाउंस किए गए तब। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, ये भी और ये भी। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता है। फिर समझो, दिस इज आफ्टर द गवर्नमेंट ड्रैग्ड आउट अ 3 मंथ कंसल्टेशन पीरियड फॉर ड्राफ्ट रूल्स। ये किसके बाद हुआ? ये हुआ जब सरकार ने पहले से ही जो डिले कर दी गई प्रक्रिया थी उसको, उन ड्राफ्ट रूल्स को कंसल्टेशन के लिए 3 महीने का टाइम और इन्होंने घसीट लिया, और फिर अंतिम रूप जो है वो इस दिन लॉन्च किया। ठीक है, तो ये कहानी थी इसमें। अब मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको बनाइए। यहाँ पे नोटिफाइड जो है, नोटिफाई का मतलब अधिसूचित करना है, तो कौन सा आ जाएगा? ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड और पब्लिश्ड, बी। ग्लेरिंग का मतलब स्पष्ट है, तो वेरी ऑब्वियस तो क्लियरली नोटिसेबल, ई। डिले, डिले पता है, ये देरी करना, टू पोस्टपोन और पुश समथिंग फॉरवर्ड इन टाइम, आगे करना, तो ये आ जाएगा ए। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, लागू करने का प्रोसेस, सी। ऑथोराइज्ड, परमिटेड और एम्पावर्ड, अधिकृत, डी। ये आंसर है। अब हम करते हैं पैसेज वाले आंसर्स। पैसेज में एक तो 5 नंबर का था कि टोन कैसी है। टोन यहाँ पे, एक तो प्रश्न जो पहला था ना उससे ही पता लग रहा था कि कंसर्न्ड और क्रिटिकल है, तो वही टोन यहाँ पे होगी, क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे आलोचना ही की गई इन रूल्स की कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, ये उन गैप्स को भी नहीं भर पा रहा है, डैमेज जो हुआ था पेरेंट एक्ट के द्वारा उसको भी ठीक नहीं कर पाए, आलोचना ही तो की थी। वॉट डज द वर्ड ग्लेरिंग मोस्ट नियरली मीन? ग्लेरिंग का मतलब ऑब्वियस, ठीक। वॉट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन, इस लाइन से अंतिम जो देखा था हमने स्लाइड, उससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो इट वॉज प्लान फॉर मैक्सिमम पब्लिक एंगेजमेंट, इसलिए प्लान किया गया था क्या कि जो अधिक से अधिक लोग इसमें एंगेज हो जाए, ऐसी बात थी क्या? इट सजेस्ट एन अटेम्प्ट टू अवॉइड स्क्रूटनी, तो ये ऐसा बताता है कि भाई ये प्रयास ये है कि आप बचना चाहते हो कि कोई जांच ना हो जाए, आपका ध्यान वहां लगा हुआ है इलेक्शन रिजल्ट्स पे, तो मैक्सिमम लोग तो उधर लगे हुए हैं, इधर चुपके से ये काम कर लो, बिल्कुल। इट वॉज प्योरली कोइंसिडेंटल, ये तो संयोग था, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज शेड्यूल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, ये इसलिए इसको शेड्यूल किया क्योंकि कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां या आवश्यकता थी, ऐसा नहीं है, तो बी आ जाएगा इसका आंसर, ये नेगेटिव पॉइंट था। ठीक है, फिर कह रहा है कि व्हाट इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ द न्यू रूल्स ऑन द आरटीआई एक्ट, नए रूल्स का आरटीआई एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा? आरटीआई एक्सेस बिकम्स ब्रॉडर एंड मोर एफिशिएंट, ये पॉजिटिव बात है, सब कुछ नेगेटिव ही था इस पैराग्राफ में। सिटीजन्स कैन एक्सेस मोर कैटेगरीज, ये भी पॉजिटिव बात है। पीआईओज कैन नाउ रिजेक्ट ऑलमोस्ट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, ये ठीक है, ठीक है तो हालांकि ये भी पॉजिटिव ही, लेकिन ये वाली बात यहाँ दे रखी थी, पब्लिक रिलेशन ऑफिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाली। और एक लास्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल क्रिटिसिज्म द एडिटोरियल मेक्स अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025? दे इंट्रोड्यूस एक्सेसिव पेनल्टीज ऑन सिटीजन्स, क्या ऐसा था? कोई पेनल्टीज की डिस्कशन हमने किया? नहीं किया। दे फेल टू एड्रेस वीकनेसेस इन द पेरेंट एक्ट एंड डिले प्रोटेक्शंस, तो ये जो वीकनेस थी पेरेंट एक्ट में, यही तो था क्रिटिसिज्म, कि ग्लेयरिंग जो गैप्स हैं
और डैमेज जो पेरेंट एक्ट से हुआ है, उसको रिपेयर करने का कोई प्रयास नहीं करता, तो बी आपका आंसर आएगा। ये था सब आज का एडिटोरियल में, शेयर करिएगा सेशन को। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे और आज रात 9 बजे आप वो सेशन भी देखिए, बिगिनर्स वाला सेशन, ठीक है? उसका अगला पार्ट आपको आज रात 9 बजे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू टुमारो एट 5। टिल देन नमस्कार।